डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ायज़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बिज़नेस के सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ बिज़नेस इस चैप्टर का टाइटल है जिसको हम कवर करेंगे और इस पूरे जो लेक्चर में हम इस चैप्टर में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट थिंग इज सबसे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है वो क्या है, यानी बिजनेस का जो मीनिंग है वो क्या है। अब जब भी आप किसी भी टर्म का मीनिंग अंडरस्टैंड करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा हर वर्ड के बेसिकली दो टाइप्स के मीनिंग्स होते हैं। एक होता है उसका लिटरल मीनिंग और दूसरा होता है उसका टेक्निकल मीनिंग। अब ये लिटरल मीनिंग क्या होता है, ये उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है, यानी जो आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। आपको जो है वो, जैसे आप बिजनेस लिखें और आप जो है वो फाइंड करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो आपको जो है वो नज़र आए जो मीनिंग वो उसका लिटरल मीनिंग होगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगा। और टेक्निकल मीनिंग जो है वो उसका प्रोफेशन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड उसकी जो डेफिनेशन होगी वो उसका टेक्निकल मीनिंग होगा। तो जब भी आपने किसी भी टर्म के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह के दो टाइप्स के मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बिजनेस की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिटरल मीनिंग को देखते हैं कि लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और टू बी बिजी, मसरूफ रहना। बीइंग बिजी, मसरूफ होना, यानी जो बिजनेस का वर्ड है ये बिजी और नेस से मिलकर बना है और इसका जो लिटरल मीनिंग है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग जिसको हमने कहा, डिक्शनरी मीनिंग हमने जिसको कहा, तो वो क्या है, मसरूफ रहना, बी बिजी और बीइंग बिजी। ओके, अब हम चूंकि इसको एक पर्टिकुलर फील्ड के तौर पर पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो हम इसके सिर्फ लिटरल मीनिंग पर नहीं कर सकते डिपेंड, तो हमें इसके टेक्निकल मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना है। ओके, टेक्निकल मीनिंग जैसा मैंने आपको बताया कि ये वो डेफिनेशन होती है, तो जनरली द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद अर्निंग मनी। सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन जो बिजनेस की है वो ये है कि वो तमाम ह्यूमन बींग्स के वो तमाम काम जिनमें वो अर्निंग मनी करता है, अर्न मनी करता है, तो वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बिजनेस का कहा जाता है। ओके, इन अदर वर्ड बिजनेस इज एन एक्टिविटी, ये एक ऐसा काम है इन विच वेरियस पर्सन्स, काफ़ी ज़्यादा लोग रेगुलर बेसिस पर रूटीन के साथ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं या एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को डिलीवर करते हैं। क्या, गुड्स यानी चीज़ें, और सर्विसेज यानी जो खिदमात हैं, जो सर्विसेज हैं, जिस तरह से डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, टीचर्स जो हैं वो लेक्चर देते हैं, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती, ना हेल्थ, ना ट्रीटमेंट, ना एजुकेशन, तो ये क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं। और ये किस लिए वो एक्सचेंज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, इसमें दोनों का, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों, दोनों का इसके अंदर गेन होता है, दोनों का इसके अंदर फायदा होता है। एक को पैसे मिल जाते हैं, एक को चीज़ मिल जाती है, एक को सर्विस मिल जाती है, एक को अमाउंट मिल जाती है, तो इसलिए जो है वो ये म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट होता है। द गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ऑफर की जाती हैं, परचेज की जाती हैं, खरीदी जाती हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो बिजनेस में नहीं आती। अब पर्सनल यूज़ का क्या मतलब है कि जैसे एक आपने गाड़ी खरीदी वन टाइम, ठीक है, अब आपने उससे आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई, गेन भी हो गया आपको कि आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई है, और जिस बंदे से आपने खरीदी उसको अमाउंट भी चली गई, हो तो गया म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है।
क्योंकि हमने यहाँ पर एक की पॉइंट देखा था कि रेगुलर रूटीन वाइज जो है इसके अंदर आपकी जो है वो रूटीन की एक्टिविटीज अगर होंगी तो इसको जो है वो बिजनेस कहा जाएगा। ओके, ये कुछ सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन थी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बिजनेस की। आगे हम थोड़ी सी जो है वो राइटर्स की डेफिनेशंस पर चलते हैं। Okay, definitions of business according to Hine, business may be defined as human activities, वो human activities जो कि direct होती हैं towards providing, जिसमें आप provide करते हैं, देते हैं, offer करते हैं, और acquiring या फिर हासिल करते हैं wealth यानी पैसे through buying and selling of goods, खरीद कर, चीज़ों को खरीद कर या चीज़ों को बेच कर आप जो पैसे बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, रेवेन्यू बनाते हैं, हासिल करते हैं या किसी को वो रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी का गाड़ियों का बिजनेस है, अगर कोई जो है वो डॉक्टर है तो एक को क्या मिलता है, सर्विस मिल जाती है या प्रोडक्ट मिल जाती है, और दूसरे को उसके बस जो है वो अमाउंट मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। एक और डेफिनेशन जो है, हर वो ह्यूमन एक्टिविटी विच इज इंगेज्ड इन, जिसको आप करते ही इसलिए हैं कि उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए, उसे कहा जाता है बिजनेस। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। बी डब्ल्यू विलर ने एक और डेफिनेशन दी, एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि जिसे बनाया जाता है, जिसके सारे काम जो हैं वो इससे रिलेटेड है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए सोसाइटी को, मुआशरे में रहने वाले लोगों को, अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। इंसेंटिव होता है फायदा, ऑफ प्राइवेट गेन यानी उस बंदे को जिसने वो इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है उसको जो है इसका फायदा होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ उसको इसका फायदा होना चाहिए, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी उसको जो है इसका फायदा होना चाहिए, तो इसे कहा जाएगा कि ये बिजनेस है। ओके, एक बिजनेस के साथ जब हम बिजनेस को पढ़ते हैं तो साथ ही एक बहुत रेलिवेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का आता है। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स की बड़ी लाइक डिफिकल्ट जो डेफिनेशन हैं वो स्टूडेंट्स याद करते हैं, देन वो अगेन उन्हें फॉरगेट हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो यहाँ पर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कम्स आउट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। जब तक किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ख्वाहिश नहीं होगी, वो उसको बाय नहीं करेगा, तब तक आपका बिजनेस एक्टिविटी जो है वो नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। डील्स विद दी प्रोडक्शन, जिसमें आप प्रोड्यूस करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना, इस्तेमाल करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों को और सर्विसेज को। इट स्टडीज यानी इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है कि इंडिविजुअल्स यानी लोग, बिजनेसेस यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स यानी ये जो हुकूमत होती है, एंड नेशंस और कौमें, मुल्क जो हैं, वो किस तरह से चॉइसेस लेते हैं कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज जो उनके पास हैं उनको किस तरह से एलोकेट करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये हमारे पास एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ जो है लिमिटेड रिसोर्सेज कहा जाए, कि हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं यानी जो पैसे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो बॉन्ड्स हैं वो हमारी क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो इस वजह से अगर एफिशिएंटली हम यूज़ करते हैं अपनी रिसोर्सेज को, और किस लिए कि हम जो है बड़े अच्छे तरीके से उनको यूज़ कर सकें, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। द बेसिक फोर्सेस बिहाइंड द चॉइस आर ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। अब उसे चॉइस करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? उसकी नीड्स हैं जिसकी वजह से उसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
उसकी वांट्स हैं जिसकी वजह से उसको चीज़ों को बाय करने की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अब हम देखते हैं कि नीड्स और वांट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, नीड्स वो हैं जिनके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चाहिए वो। आपका सर्वाइवल उनके बगैर नहीं हो सकता। जैसे फूड है, अगर आपको खाना नहीं मिले तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। वाटर नहीं मिलेगा तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। आप ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। अगर आपको सर ढाँपने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो आप जो है वो सड़क पर कैसे रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कपड़े नहीं मिलेंगे तो देन भी आप जो है वो नहीं रह सकते, गुज़ारा आपका नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वांट्स में वो वाली चीज़ें आ जाती हैं जो लग्ज़रीज़ हैं, जो आपकी ज़रूरतें नहीं हैं, जिनके बगैर जिनको अगर आप नहीं भी खरीदते तो आपका गुज़ारा जो है वो हो सकता है, आपका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लग्ज़रीज़ में आती हैं, जो कि नीड से ऊपर आती हैं। जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इन्हांस होता है, इंक्रीज़ होता है, बेटर होता है, तो आप फिर वांट्स की तरफ मूव करते हैं और ये जो है नेसेसरी नहीं होती किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के लिए। जैसे आइसक्रीम, अब खाना आपके लिए ज़रूरी है लेकिन आइसक्रीम ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आपके पास बिस्किट हैं, रोटी जो है या चावल जो है या वो खाना जिससे आपका पेट भर सके बहुत ज़रूरी, वो आपके लिए नीड है, जबकि ये आपके लिए जस्ट एक वांट है। इसी तरह जो टॉयज़ हैं वो भी आपके पास जो है वो वांट हैं। इसी तरह जो गेम्स हैं वो भी आपके पास जो है वो वांट्स हैं। तो नीड्स और वांट्स का डिफरेंस क्या हुआ कि नीड्स के बगैर ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, जबकि वांट्स के बगैर जो है ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल पॉसिबल है, वो उनके बगैर रह सकते हैं। ओके, जब भी नीड्स एंड वांट्स की बात आती है, रिसोर्सेज की बात आती है, तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ कम्स इनटू प्ले, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि जो वांट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि उनको पूरा करने के लिए अपनी जो वांट्स हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो लग्जरीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको जिन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिस वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, वो हमेशा लिमिटेड होती है, जबकि जो आपकी वांट्स हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। तो इस पूरे फैक्टर को, इस पूरे फिनोमिनन को कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एफिशिएंट या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का नाम है। तो यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Okay, lack of sufficient products or services to fulfill the demands of people is called scarcity. Okay, अब यहाँ पर जो कमी है कि जी ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है जिनसे लोगों की वांट्स जो हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो इसे कहा जाता है स्केरसिटी। स्केरसिटी का अगर उर्दू में मतलब देखें तो ये होता है कमी, कि वो शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है। तो स्केरसिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो साथ साथ आते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और जब सफिशिएंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो वांट्स ऑफ पीपल को पूरा करने के लिए, तो उसे कहा जाता है स्केर्सिटी, कमी, शॉर्टेज। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर देखना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज का ही दूसरा जो बिजनेस नेम है, वो जो टर्म इसके लिए बिजनेस में यूज की जाती है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले हमने रिसोर्सेज को डिस्कस किया कि रिसोर्सेज हमेशा जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो रिसोर्सेज को ही क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
और बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में आपको 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे और ये हमेशा 4 ही होते हैं, इनमें कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होती। इसमें सबसे पहले आ जाता है लैंड। लैंड जो है इसमें वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि नेचर की तरफ प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें फॉरेस्ट आ जाते हैं, जंगलात आ जाते हैं, मेटल्स धातें आ जाती हैं, ऑयल आ जाता है, तेल जो ज़मीन से निकलता है, पानी है और अदर मिनरल रिसोर्सेज और भी जितने ये मादनियात वाले सोर्सेज हैं वो सब के सब जो है, यानी जो हमारे सीज हैं, जो हमारे लैंड है, जितनी भी चीज़ें क्रॉप्स हैं, वो सब चीज़ें जो ज़मीन पर उग रही हैं, ज़मीन से निकल रही हैं, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, लैंड में आ जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड। उसके बाद आता है अब उन नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ से निकालने के लिए और ह्यूमन बींग्स तक पहुँचाने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। तो लेबर कहते हैं उन लोगों को जो कि इनको नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर उनसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उनसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो है लोग हो गए। अब लोग जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से बनाते हैं? ऑब्वियसली उनको पैसों की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली उनको मशीनरी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर वहाँ से वो पानी निकाल रहे हैं तो उसको लोगों के पीने के लिए अवेलेबल करने के लिए फिल्टरेशन की ज़रूरत है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर फसलें वहाँ से उतार रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको छानने की, उसको क्लियर करने की, उसको जो है बॉक्सेस में बंद करने के लिए, तो वो सारी जो है जैसे गन्ना निकलता है उससे हमने शुगर लेनी है तो उसके लिए भी हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ें भी हमें, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो कोई भी इस तरह की फैसिलिटी है जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करेगी, दैट इज कैपिटल एंड कैपिटल इज आवर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है जिसको कहा जाता है एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो है कि जिसमें एक पर्सन जो है वो रिस्क लेता है और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करता है और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जो ऊपर के तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको यूटिलाइज करते हुए एक बिजनेस वेंचर जो है वो स्टार्ट करता है, तो उसे कहा जाएगा कि ये एंटरप्रेन्योर है, या इस पूरे जो है वो प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा या एंटरप्राइज का नाम दिया जाएगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लैंड में वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें लैंड प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, माउंटेन्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज इसमें आ जाते हैं। उनको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और कंपनीज तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों की हमें ज़रूरत होती है वो लेबर है। फिर वहाँ जब कंपनी में चली जाती हैं वहाँ पर भी उन पर काम करने के लिए जिन लोगों की हमें ज़रूरत होती है वो लेबर में ही आते हैं। देन कैपिटल में हमारे पास आ जाता है कि ये सिर्फ कैपिटल जो है ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये हमारे पास बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी चीज़ हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए चाहिए वो कैपिटल में आ जाएगी। और जो पर्सन, जो ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, यूज करेगा और अपनी स्किल को साथ इस्तेमाल करेगा, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को यूज करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, एंटरप्रेन्योर। और ये पूरे का पूरा एलिमेंट जो है, फिनोमिनन जो है, प्रोसेस जो है, दैट विल बी एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पर एक मैंने जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है, ये लैंड की है। लैंड में जैसे आपको नजर आ रही हैं क्रॉप्स और ये पोटैटोज। देन लेबर की है जिसमें ये लोग फार्म पे काम कर रहे हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद कैपिटल में अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग है, ये जो है हमारे पास वो जो हमारी फिनिश प्रोडक्ट है। एंड देन ये आइडिया और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन सब को कंबाइन करते हुए एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है।
ओके, नाउ कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है ना मौका। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है कि चूंकि हमें पता है कि हमारे पास जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो अब हम हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती कि हम जो है जितनी भी चीज़ें दुनिया में अवेलेबल हैं वो सब ही खरीद लें, वो सब ही बाय कर लें। क्यों? क्योंकि हाँ, 1 to 2% लोग ऐसे होंगे पूरी दुनिया में कि जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनका यही प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड उनकी वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये कि आप एक कार बाय कर लें, और दूसरा ये है कि आप जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। अब आपने इन दोनों में जो है वो चॉइस करनी है कि आप इन दोनों में से क्या करेंगे। आपने देखना है कि जिस ऑप्शन को चूज करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है आप उसको चूज करेंगे, और जिससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा आप उसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। तो ये जो लीव आप करेंगे, ये जो आप छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कार को छोड़ा है, तो आपने इसको सेक्रीफाइस किया है, किस लिए? किसी और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किसी और अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और वो क्यों आपने सेक्रीफाइस किया है? क्योंकि उधर से आपको जो है वो मोर जो है वो फ़ायदा हो रहा था, ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा था, इस वजह से आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है। तो आपने क्या करना है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसका यही मतलब होता है कि आपने ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ को चूज़ करना है। तो और इस पूरे फिनोमिनन को, जिसमें आप एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरी ऑप्शन के लिए, उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस, यहाँ भी एक एग्जांपल है, वन शुड बाय अ हाउस, एक घर खरीदना चाहिए या एक कार खरीदनी चाहिए, कपड़े खरीदने चाहिए या जूते खरीदने चाहिए, बैग खरीदना चाहिए या पेन खरीदना चाहिए, या फिर जिस तरह से इन भाई साहब का ये मसला चल रहा है कि इनको जो है वो बर्गर खाना चाहिए या इनको पिज्ज़ा खाना चाहिए। तो इस तरह की भी आप सेक्रीफाइसेस जो है वो डेली रूटीन में करते हैं। तो इसलिए ये वाली चीज़ अगर आप इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने किया है कि आपको जो है वो जिसको खाने में ज़्यादा बेनिफिट था वो आपने जो है वो ले लिया। द थिंग हैविंग मोर बेनिफिट्स इज चोजन वाइल द अदर इज फोरगोन। फोरगोन का मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना, तो आपने उसे लेफ्ट कर दिया जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ओके, अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें हमने लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़े हैं। रिसोर्सेज को हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा कि इनका दूसरा नेम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। लैंड है, उसमें लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। देन हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखा, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देन स्केर्सिटी का मसला है हमारे पास, जब स्केर्सिटी होती है, शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो आपको चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, और जब आप एक ऑप्शन को किसी दूसरी ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं तो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ओके, अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मामला है उसको आप किस तरह से कवर कर सकते हैं, स्केर्सिटी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है कि जिससे मैक्सिमम जो है वो आपकी वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। इसके लिए ये किया जाता है कि स्पेशलाइजेशन अचीव की जाती है। हर पर्सन हर काम नहीं कर सकता, इसलिए हर पर्सन को एक पर्टिकुलर काम जो है वो दे दिया जाता है, जिसको कहा जाता है स्पेशलाइजेशन। जैसे कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, जैसे कुछ लोग फार्मर्स हैं, जैसे कुछ लोग टीचर्स हैं, जैसे कुछ लोग पुलिस पर्सन हैं, जैसे कुछ लोग आर्मी में हैं, जैसे कुछ लोग जो है वो
लेबरर्स हैं, जैसे कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, तो ये सारी क्या है, ये स्पेशलाइजेशन है और डिवीजन ऑफ लेबर है। लेबर को डिवाइड कर लिया गया है कि हर पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर काम करेगा। कंसंट्रेशन ऑन व्हाट वन इज द बेस्ट एट, के जो वो सबसे अच्छा कर सकता है उस पर कंसंट्रेट करे। और किस तरह से स्पेशलाइजेशन हम अचीव करते हैं, इसी लेबर को डिवाइड करके, वेयर टास्क आर डिवाइडेड इन सच अ वे दैट अ पर्सन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैंने आपको बताया, इसका इंस्पेक्शन का काम है, इसका पेंटिंग का काम है, इसका साइडिंग का काम है, इसका फ्रेमिंग का काम है, इसका शिपिंग का काम है। तो कुछ लोग जो हैं वो वेयर हाउस में काम करते हैं, कुछ लोग जो है फैक्ट्री के ऑपरेशंस में काम करते हैं, कुछ लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ लोग रिटेल आउटलेट्स पे बैठते हैं। तो ये क्या है कि स्पेशलाइजेशन अचीव की जाती है, और ये किस लिए की जाती है, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, स्केर्सिटी के साथ डील करने के लिए। और स्पेशलाइजेशन में सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर की जाती है। ओके, अब स्पेशलाइजेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। स्पेशलाइजेशन जो है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, एक इंडिविजुअल लेवल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है और एक नेशनल लेवल है। इंडिविजुअल लेवल जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक कारपेंटर है, एक प्लम्बर है, उनकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, डॉक्टर है, टीचर है, उनकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, इंजीनियर है, उसकी अपनी स्किल है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर है। इसी तरह अब जो कंपनी लेवल पर है, जो ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरर है, वो गाड़ियां बनाते हैं, ये लोग पेट्रोल बनाते हैं, कोई जो है वो बुक्स पब्लिश करता है, कोई फर्नीचर बनाता है, बनाने की कंपनी है। तो हर एक ने अपना अपना जो है वो अलहदा से स्पेशलाइज्ड टास्क जो है वो लिए हुए हैं। देन नेशनल लेवल का मतलब है कि कंट्रीज जो हैं जिनको एक दूसरे पर जिस वजह से कंपैटिटिव एडवांटेज होता है, एक दूसरे पे कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि उसकी वो वाली प्रोडक्ट या वो वाली सर्विस बाकी दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज के पास जो है वो पेट्रोल जो है वो अच्छा है, ज़्यादा है, वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ कंट्रीज के पास जो है वो वेपन जो हथियार हैं वो ज़्यादा है, वो उनको सेल करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। कुछ के पास जो है वो फूड की बड़ी वैरायटी है, वो उनको जो है बनाते हैं और सेल करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी लेवल पे, नेशनल लेवल यानी कंट्री लेवल पे। ओके, अब एक अनदर इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट हमने ये याद रखना है कि बिजनेस, ये शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि हम बिजनेस सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को बोलते हैं जो कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए होती हैं। इकोनॉमिक पर्पस का मतलब ये होता है कि जिसमें आप प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं उनको सेल करके आप प्रॉफिट जो है वो बनाते हैं, और इस तरह से जो आपको अर्निंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, को डोनेशन दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपने सेल तो किया है, आपकी जो प्रोडक्ट थी वो तो चली गई है कस्टमर के पास या दूसरे पर्सन के पास, बट आपको इन टर्म्स ऑफ मनी कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। और जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक वो बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं होगी। तो जो आपका बिजनेस है उसके अंदर मस्ट बी, जरूरी है कि उसके अंदर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि उसे जरूर प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहिए बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ओके, वैल्यू क्रिएशन इन बिजनेस एंड अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, चूंकि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करना है तो अब वैल्यू का क्वेश्चन, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। आपने फर्ज करें कि एक जो है वो प्रोडक्ट सेल की, अब उस प्रोडक्ट को सेल करने में जितना आपका मटेरियल लगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो है वो एक प्रोडक्ट सेल की 100 रुपीज़ की,
और जो आपका मटेरियल इसके ऊपर लगा वो था 30 रुपीज। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास आ जाता है 70। तो ये जो आपने वैल्यू ऐड की है, वैल्यू क्रिएट की है, ये है आपका फायदा। ये 70 रुपीज जो है ये आपने वैल्यू ऐड की है, ये आपके प्रॉफिट की तरफ जो है वो जाने वाला पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी क्रिएट, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे प्रॉफिट ज़्यादा होने के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपकी जो सेल प्राइस है वो तो 100 ही हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो मटेरियल की जिससे वो बना है, जैसे कुर्सी है तो वो किससे बनी है, लकड़ी और लोहे से बनी है, आयरन से बनी है, तो उन दोनों के मटेरियल को अगर आप जमा कर लें कि जितनी कॉस्ट उसकी बन रही है वो अगर 50 है तो आपकी वैल्यू क्रिएशन जो है वो 50 होगी। अभी इसमें से बाकी एक्सपेंसेस निकलने हैं तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो तो बहुत कम रह जाएगा। तो वैल्यू क्रिएशन ये होती है, वैल्यू क्रिएटेड ये होता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं वैल्यू क्रिएटेड। और ये फॉर्मूला इसका यही है, सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल की कॉस्ट है। जब आपको सेल प्राइस दी होगी और मटेरियल कॉस्ट दी होगी, आप उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा आंसर वैल्यू क्रिएटेड का। ओके, प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप सेल प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट और जितनी भी कॉस्ट उस पर लग रही है, आपकी बिल्डिंग का रेंट है, आपने जो ऑफिस बनाया है उसकी कॉस्ट है, आपने जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आपने जो बिल्स देने हैं, वो सब अगर आप उसमें से माइनस करें और देन आपको जो है वो फाइनल प्रॉफिट होगा। और ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये प्रॉफिट इन बिजनेस जो है उसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक वैल्यू क्रिएटेड का ख्याल रखना है और एक आपने प्रॉफिट का ख्याल रखना है। दोनों में डिफरेंस है। वैल्यू क्रिएटेड जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट करने से आएगी और प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आएगा सेल प्राइस में से टोटल कॉस्ट, यानी मटेरियल कॉस्ट भी, सेटअप कॉस्ट भी, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट भी, बिल्स की कॉस्ट भी, रेंट की कॉस्ट भी, बिल्डिंग की कॉस्ट भी, सबको माइनस करके तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, आंसर आएगा, दैट विल बी आवर टोटल प्रॉफिट। ओके, स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पर हमें जो है वो कुछ बिजनेस एक्टिविटीज हैं जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जिनमें आप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होता है, पानी में से कुछ निकाल रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी रॉ मटेरियल जब आप गेन करते हैं तो वहां पर आपकी ये जो है ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, रॉ मटेरियल। उसके बाद आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को ले आते हैं अपनी कंपनी में और फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो बनाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज। और फिर जो है वो आप क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज में बनाई थी, जब फाइनल कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं तो इन्हें कहा जाता है टर्शरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जिनमें आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कर रहे हैं, और टर्शरी एक्टिविटीज में आप फिनिश गुड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, एंड कस्टमर्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।